नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस्माइल कानी की सबसे सीक्रेट कहानी। ईरान में मोसाद के कितने एजेंट? क्या ईरान का सबसे बड़ा फौजी दुश्मन का जासूस है? ईरान इजराइल के जासूसी खेल का सबसे बड़ा मोहरा इस्माइल कानी हमले के बाद से कहां गायब है? मोसाद की महाजंग में डबल एजेंट कौन है? इजराइल ईरान के टकराव में सबसे खतरनाक मोड़। देखिए आज का न्यूज मेकर। ईरान का कमांडर या इजरायली जासूस? क्या है कानी की कहानी? ये चेहरा, इसी के कंधे पर थी ईरान के दुश्मनों से निपटने की जिम्मेदारी। क्या ये ईरान का गद्दार है या ईरान का कानी इजरायल का एजेंट है? पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही है कि कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी कहां हैं? क्या वो ईरान के कब्जे में हैं और ईरान उनसे पूछताछ कर रहा है, या वो छिपे हुए हैं? क्या ईरान खुद उन्हें बचा रहा है? आखिर इस्माइल कानी कहां हैं? क्या वो मोसाद के एजेंट हैं या मोहरा? क्या ईरान के टॉप तक पहुंचने वाले कानी की कहानी में उतना ही रहस्य है जितना बताया जा रहा है? कहानी में कई और पेच हैं। उससे पहले जानना जरूरी है कि इस्माइल कानी हैं कौन। कानी की कहानी जानने से पहले देखिए इस लाल झंडे को। ईरान की राजधानी तेहरान में ये झंडा जंग का ऐलान है, बदले की चेतावनी है। ये झंडा जनवरी 2020 में जब तेहरान में नजर आया तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। अमेरिका ने कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी को हमले में मार दिया तो ईरान ने उसकी मौत का बदला लेने का ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया। काफ़ी झटका लगा क्योंकि सुलेमानी एक बहुत अहम किरदार निभाते थे। उन्होंने ही पूरे जितने भी ये प्रॉक्सी हैं खड़े किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला, हुती, हमास और इराक और सीरिया के अंदर में भी उन्होंने इनको खड़ा किया। सुलेमानी की जगह कुद्स फोर्स की बागडोर मिली इस्माइल कानी को। अब यही कानी सवालों के घेरे में है। जिस हमले में इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला को ढेर किया था, उसमें कानी को भी घायल होना चाहिए था। क्योंकि नसरल्ला और कानी दोनों को एक ही जगह पर होना था। लेकिन आखिरी वक्त में कानी उस मीटिंग में नहीं गए। इजराइल ने कहा कि उनका निशाना कानी नहीं थे और उसके बाद से कानी का गायब हो जाना आखिर किस तरफ इशारा करता है? कासिम सुलेमानी जहां कुद्स फोर्स और ईरान के प्रॉक्सी पर अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, कानी को वो रुतबा हासिल नहीं हो पाया। इसके अलावा सुलेमानी का नेटवर्क जहां मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में फैला था, कानी के हिस्से में अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों के हमले आए हैं। कानी की एक दिक्कत यह भी रही है कि वो अरबी नहीं बोल पाते हैं। उससे उन्हें अरब देशों में ईरान के समर्थकों के बीच जगह बनाने में भी काफी दिक्कत हुई। लेकिन अब तो सवाल उनकी वफादारी पर ही उठ रहे हैं। लेबनान में नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही लगातार इस जंग का रुख पूरी तरीके से बदल चुका है। लगातार ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जब इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तब इस्माइल कानी कहां थे? लगातार ना वो तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और ना ही ईरान के अंदर मौजूद नसरुल्लाह के दिए गए जलसे में, यानी उनकी शहादत के लिए या फिर उनके मारे जाने के बाद जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए। और अब कहानी ये भी है कि इस जंग के बीच सबसे ज़्यादा सवाल या फिर सबसे ज़्यादा चर्चाएं इस्माइल कानी की ही हो रही है। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या वाकई में कानी इजराइल के भेदिए हैं या इजराइल किसी तरह का माइंड गेम खेलना चाहता है। पहले खबरें आ रही थी कि इस्माइल कानी की या तो मौत हो गई है या वो घायल है, लेकिन IRGC ने बयान जारी कर कहा कि ये सच नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठने शुरू हुए कि अगर ये सच है तो नसरल्लाह के मरने के बाद ईरान के प्रमुख धर्मगुरु अली खमनई की करीब 5 साल बाद सार्वजनिक जलसे में इतना बड़ा कमांडर क्यों नजर नहीं आया?
कानी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आए तो ये शक और भी पुख्ता होने लगा। इसके बाद जेरूसलम पोस्ट में खबर छपी कि कानी और उनके साथियों से ईरान में पूछताछ की जा रही है, उन पर इजराइल के एजेंट होने का शक है। ये खबर छपते ही पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गई। इस्माइल कानी जो कुर्द के लीडर थे, कितने साल से उन्होंने अपनी कुर्बानी की है IRGC के लिए, क्या कारोबार किया है। अब ये कैसे हो सकता है कि इस वक्त वो उल्टे हो गए हैं, मतलब खुफिया एजेंट हो गए इजराइल के लिए, या इजराइल को इतला देना है। मीडिया ये भी कह रही है कि लेबनान में बहुत गुस्सा है आजकल कि भाई ये हिजबुल्लाह ने लेबनान में ये सब कराया है। तो ये भी हो सकता है कि किसी ने भड़काया कि उनको कि बता दो ये लीडर कहाँ है। जंग में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल उतना ही अहम होता है जितना कि हथियारों का। मनचाहा इंफॉर्मेशन अपने खेमे में हौसला बढ़ाने के काम आता है, जबकि दुश्मन के खेमे में भ्रम फैलाने के। इस्माइल कानी की कहानी भी इन्हीं दो सिरों पर टिकी है। लेकिन अगर सच में इजराइल ने अपने एजेंट का स्तर इतना बड़ा कर दिया है तो फिर इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई ऑपरेशन माना जाएगा। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन के लिए मोसाद मशहूर है, क्योंकि पहले भी उसने अपने दुश्मन देशों में अपने एजेंट्स को अहम पदों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से सबसे खास नाम है एली कोहेन का, जो इजराइल के दुश्मन देश सीरिया में फौज और नेताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए थे। एली कोहेन सीरिया में सत्ता के इतने करीब पहुंच गए थे कि वहां की हर घटना की जानकारी रेडियो, चिट्ठी या खुद इजराइल को देते। इजराइल की बाथ पार्टी में एली कोहेन कामिल अमीन थाबेद के नाम से जाने जाते थे। जब सीरिया में सत्ता पलट हुआ और नई पार्टी ने जांच की तो उन्हें एली कोहेन और उनके कारनामों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें दमिश्क में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। इजराइल में कोहेन को एक हीरो के तौर पर जाना जाता है। इजराइल और ख़ास तौर पर मोसाद कैसे काम करते हैं ये ठीक कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी एक झलक दिखी 1961 से 1965 के बीच, जब इजराइल का एली कोहेन नाम का एक एजेंट सीरिया में बेहद प्रभावशाली बन गया। हालांकि बाद में वो पकड़ा गया और उसे सार्वजनिक फांसी हुई, लेकिन उसके बताए हुए राज इजराइल के इतने काम आए कि 6 डेज वॉर में इजराइल को जीत मिली। इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो किसी भी हद तक पहुंच सकती है। जो वर्ल्ड की सबसे फेमस एक एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, जो काम करती है, और वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्माइल हानिया को उन्होंने ईरान के अंदर जाके मार दिया, खत्म कर दिया। तो मोसाद किसी को छोड़ता नहीं है। मोसाद जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी जंग में जानकारियां बाजी पलट सकती हैं, इसलिए करीब करीब हर देश अपने जासूसों का इस्तेमाल इनके लिए करता है। लेकिन अगर कानी सच में मोसाद के एजेंट हैं तो ये हैरान करने वाला है कि दुश्मन देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी ही इजराइल के लिए काम कर रहा है। ऐसा फिल्मों में तो होता था, लेकिन क्या इस बार सच में ऐसा हुआ है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने तो 1 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ईरान की सीक्रेट सर्विस ने जिस यूनिट को खास मोसाद के लिए बनाया था, उसके 20 एजेंट खुद ईरान के खिलाफ जासूसी में लग गए। मोसाद डबल एजेंट बनाने में महारत रखता है। माना जा रहा है कि ईरान में ऐसे ही डबल एजेंट में एक नाम इस्माइल कानी का भी हो सकता है, क्योंकि कानी के पास ही वो जिम्मेदारी थी जो कासिम सुलेमानी अधूरी छोड़ गए थे। कासिम सुलेमानी का रिंग ऑफ फायर अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुका था। सुलेमानी रिंग ऑफ फायर क्या है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी हमले में मारे जा चुके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उनकी मौत के बाद इस नेटवर्क के मुखिया इस्माइल कानी हैं।
सुलेमानी रिंग ऑफ फायर बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित अलग अलग कट्टरपंथी गुट हैं। बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। यमन में हूती हैं, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं, जो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। सीरिया में जनेबियाया ब्रिगेड और फतमियाया डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन हैं। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो देश हैं, यही वो ईरानी प्रॉक्सी का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाते हैं। इसीलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर ईरानी सेना के कुद्स फौज के कमांडर इस्माइल कानी संभाल रहे हैं। अब इसी सुलेमानी रिंग ऑफ फायर में जंगी आग भड़की हुई है। ईरान मिडिल ईस्ट में माना जाता है एक बड़ा देश है, लेकिन उनकी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने अपने लोगों को दबा के रखा हुआ है और परमाणु हथियार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ, यूनाइटेड नेशंस की नहीं, 7 देशों के साथ किया कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना यूरेनियम बढ़ाते जाएंगे ताकि ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर प्लांट के लिए, जैसे भारत में पावर प्लांट है। तो ईरान की ज़रूर कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में मैं सबसे बड़ा देश हूं। तो आखिर ये IRGC क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इजराइल पर हमले के बाद आज पूरी दुनिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की चर्चा हो रही है। CIA, मोसाद, KGB और रॉ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ IRGC की तुलना हो रही है। खास बात यह है कि IRGC ना तो नियमित आर्मी है और ना ही विशुद्ध खुफिया संगठन। ये ईरान की आर्मी से अलग एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को रिपोर्ट करती है। साल 2019 से अमेरिका ने IRGC को आतंकी संगठन के तौर पर बैन कर रखा है। यूरोपियन यूनियन भी IRGC पर बैन लगाने की तैयारी में है। IRGC के पास अपनी ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स मौजूद है। IRGC बहुत खतरनाक है, वो इसलिए कि ये कोई रेगुलर फोर्स नहीं है ईरान की, ये एक इस्लामिक फोर्स है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स पूरा नाम है इसका, और ये बेसिकली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट्स करती है। जैसे हिजबुल्लाह है, हूती है, या हमस है, या कताइब हिजबुल्लाह है जो इराक के अंदर में है, और इस्लामिक रेसिस्टेंस, तो ये सारी फोर्सेज हैं। इनके कोई कायदे कानून तो है नहीं, ये किसी चीज़ को मानते नहीं है, तो सब बहुत खतरनाक है, कोई इनके कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो IRGC उनसे प्रॉक्सी से जो ये कराती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि IRGC को क्यों बनाया गया था। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद IRGC का गठन किया गया था। इस संगठन को मध्य पूर्व में ईरान की ताकत और प्रभाव कायम करने की जिम्मेदारी है। अपना कामकाज बेहिचक कर सके, इसके लिए IRGC को ईरानी कानून और अदालत से भी अलग रखा गया है। ईरान के राष्ट्रपति भी IRGC के कामकाज में दखल नहीं दे सकते। के रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो बनी थी 1979 के बाद में, 1980 के करीब में, जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय आयतुल्लाह खामनेई थे, अभी आयतुल्लाह खामनेई है। तो ये जो सुप्रीम लीडर हैं और धार्मिक गुरु हैं, यही इन्हीं का प्रभाव रहता है, इन्हीं के डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। उनके जो कमांडर्स को भी
धर्मगुरु जो सर्वोपरि लीडर है वही करता है, तो इसने प्रभाव या कंट्रोल डायरेक्ट जो है आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर का है। ईरान की सेना से अलग IRGC ने अत्याधुनिक तरीके से खुद को डेवलप किया है। इसके पास 1,90,000 ट्रेन सैनिक मौजूद हैं। 20,000 लोगों की एक नेवी है जो ईरान की समुद्री सीमा में काफी एक्टिव रहती है। IRGC की अपनी एयरफोर्स है जिसमें 15,000 लोग मौजूद हैं। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल IRGC के एयरफोर्स के पास है। ईरान के भीतर किसी भी तरह के हालात पर काबू रखने के लिए IRGC ने एक वॉलंटियर फोर्स बना रखी है जिसका नाम है बासिज। ये 6 लाख लोगों की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। मध्य पूर्व के देशों में IRGC का सबसे खास विंग काम करता है, उसका नाम है कुद्स फोर्स। इसके जरिए IRGC इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और दूसरे देशों में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चलाता है। IRGC ने अपने कुद्स फोर्स के जरिए हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इराकी हिजबुल्लाह जैसे दर्जनों मिलिशिया संगठनों को मजबूत किया है। ईरान के अंदर और बाहर हमेशा IRGC को लेकर विवाद बना रहता है। मध्य पूर्व देशों में मिलिशिया संगठनों को तैयार करने से लेकर इराक और सीरिया में अमेरिकी हितों को प्रभावित करने का IRGC पर गंभीर आरोप लगते आए हैं। देश के भीतर भी IRGC के कामकाज को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। IRGC पर ईरान के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। अपने विंग बासिज फोर्स के जरिए ईरान के राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं दूसरे लोगों की गिरफ्तारी, टॉर्चर एवं हत्या के आरोप इस संगठन पर लगे हैं। जनवरी 2020 में यूक्रेन के प्लेन PS-752 पर गलती से मिसाइल अटैक करने की बात IRGC ने कबूली थी। IRGC के इस हमले में प्लेन में सवार सभी 176 लोग मारे गए थे। ईरान में महिलाओं की आजादी से जुड़े आंदोलनों को कुचलने को लेकर भी IRGC के दुनिया भर में आलोचना हुई है। ईरान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और दूसरे कामकाज पर भी IRGC का जबरदस्त नियंत्रण है। साल 2007 से 2019 तक मोहम्मद अली जाफरी के IRGC के प्रमुख पद पर बने रहने के बाद अप्रैल 2019 में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मेजर जनरल हुसैन सलामी को IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। मेजर जनरल सलामी तब से इस पद पर बने हुए हैं। जनवरी 2020 में कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हुई मौत के बाद IRGC के कुद्स फोर्स का जिम्मा इस्माइल कानी के पास है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स का जिम्मा ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे के पास है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले में कुद्स फोर्स के ही एक कमांडर रजा जठेड़ी मारे गए थे। ईरान ने IRGC के टॉप कमांडर जठेड़ी की हत्या के जवाब में 13-14 अप्रैल को 350 से अधिक मिसाइलों एवं ड्रोन से इजरायल पर भीषण हमला किया था। इसके अलावा ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी को सेना और IRGC के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है। अगर कानी पर शक है तो पूरी IRGC और कुद्स फोर्स में उनके खास हर शख्स पर उंगली उठेगी ही। और एक बड़ी जंग के बीच ईरान के लिए ये बुरी खबर है। पहले अहमदी नेजाद के दावे और फिर इस्माइल कानी के बारे में आई खबरों के बाद ये तो तय है कि ईरान और उसके सहयोगियों में मोसाद के दखल को लेकर चर्चा हुई होगी। जंग में हथियार चलाना जितना अहम होता है, दुश्मन को भ्रम में डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे दुश्मन को भ्रम में डाला जाता है और शायद वर्तमान में भी हम इसके गवाह बन रहे हैं।